Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the Mendel's laws of inheritance. So we shall move to the board. So dear students, Mendel's laws of inheritance. Very important topic regarding board point of view. मेंडल्स के जो लॉ हैं डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है. सो इनहेरिटेंस हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि बार बार जब एक चीज़ सुनेंगे, आपकी नज़रों से गुजरेगी, तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर रहेंगे. सो इनहेरिटेंस, इट इज़ द ट्रांसमिशन of characteristics from one generation to the next generation. तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक आपको ये डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए. आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए. वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन का मतलब कि फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, अबावजात से अगली नस्लों के अंदर, उनकी औलादों के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनका मुंतकिल हो जाना, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस. और इनहेरिटेंस को हम स्टडी किस में करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इन जेनेटिक्स. और इन करेक्टर्स को क्या नाम दिया जाता है, हम पहले बात कर चुके हैं इस हवाले से भी. दीज करेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. क्लियर? सो मेंडल डियर स्टूडेंट्स, Mendel was a priest, एक पादरी था. He was a monk in Austria. So dear students, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये दो डिफरेंट कंट्रीज हैं. ठीक है? So he was a monk and priest in Austria. और इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग जेनेटिक्स. ही proposed the fundamental principles of genetics. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल का मतलब है बुनियादी. जो बुनियादी कवानीन थे जेनेटिक्स से रेलेवेंट, वो इसने प्रपोज किए थे और उनको बयान किया था. और जेनेटिक्स क्या डियर स्टूडेंट्स, बताते चले साथ साथ मुझे. इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स and its inheritance. That is called as genetics. Dear students, मेंडल का जो काम है जेनेटिक्स के वाले से, वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही पायनियर है. ही इज कॉल्ड एज the father of classical genetics.
अब आप सोच रहे होंगे कि क्लासिकल जेनेटिक्स क्या चीज़ है। जेनेटिक्स तो मैं पता क्या है। सो डियर स्टूडेंट, दो तरह की जेनेटिक्स होती है। हम इसको दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है क्लासिकल जेनेटिक्स और एक होती है मॉडर्न जेनेटिक्स, या जिसको हम केमिकल जेनेटिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स का मतलब यह है कि आप किसी ट्रेट के फिनोटाइप को ऑब्जर्व करके और जेनेटिक्स को स्टडी करें, उनकी इनहेरिटेंस को स्टडी करें, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ के ऊपर। मतलब कि जैसे कि किसी चीज़ की शेप को देखकर, किसी चीज़ के कलर को देखकर, किसी चीज़ की हाइट को देखकर, किसी चीज़ की लेंथ को देखकर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो नज़र आ रही हैं, जो अपेरेंट है। तो अपेरेंट ट्रेट्स को अगली नस्लों में ट्रांसमिट होते हुए देखकर और उनकी स्टडी को मतलब कि जांचना कि कौन सा ट्रेट किस जनरेशन में जाकर अपीयर हो रहा है और किस तरह से अपीयर हो रहा है, जस्ट ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि उनकी कलर्स की बेस के ऊपर, उनकी शेप की बेस के ऊपर, उनके जो अपेरेंट स्ट्रक्चर है उसकी बिहाफ के ऊपर। इस तरह की जेनेटिक्स जो है वो कहलाती है क्लासिकल जेनेटिक्स। एंड ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स, यानी यहां से असल में जेनेटिक्स का आगाज होता है इस पर्सन से। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स के हवाले से। इसने कहा था कि दैट देयर आर स्पेशल फैक्टर्स, देयर आर स्पेशल फैक्टर्स, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं, यही उसने वर्ड इस्तेमाल किया। स्पेशल फैक्टर का भी वर्ड इस्तेमाल किया, या उनको कहा गया, और ही कॉल्ड देम एज द पार्टिकुलेट हेरिडिटरी मटेरियल। देयर आर स्पेशल फैक्टर्स, या फिर उनको कहा गया पार्टिकुलेट हेरिडिटरी मटेरियल्स विच आर responsible for the transmission and expression of traits in the offsprings. Yes, my dear students. तो अभी भी शुरू का ज़माना है, शुरू का वक्त है। उसे नहीं पता था कि वो क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता था कि सेल्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के फैक्टर होते हैं, कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं किसके लिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ट्रेट्स का मुंतकिल होना यानी ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन, उनका सामने आना अगली नस्लों के अंदर। और बाद में देयर वाज अ साइंटिस्ट बाय द नेम ऑफ जोहानसन। ही कॉल्ड these स्पेशल फैक्टर्स, उसने इस स्पेशल फैक्टर्स को नाम दिया, ही कॉल्ड द स्पेशल फैक्टर्स एज, जिसको हम आज जानते हैं जीन्स के नाम से, एज जीन्स। तो मेंडल ने उसको नाम नहीं दिया, मेंडल ने सिर्फ नाम दिया था कि वो जो मखसूस चीजें जो अगली नस्लों में ट्रांसमिट हो रही हैं, जो मुंतकिल हो रही हैं, उनको नाम सिर्फ दिया स्पेशल फैक्टर का, या उनको नाम दिया पार्टिकुलेट हेरिडिटरी मटेरियल का। लेकिन जोहानसन ने उन पार्टिकुलेट हेरिडिटरी मटेरियल्स या जो मेंडल ने कहा था स्पेशल फैक्टर्स, उनको पहली दफा नाम दिया जीन्स का। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब इस स्टडी के लिए, ये जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, इन इनहेरिटेंस के लॉज के लिए, उसको रिक्वायर्ड था एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ खसूसियात हों जो वो देखना चाहता है। तो उसके लिए उसने चूज किया एक पी प्लांट को। यहां पर ये क्वेश्चन याद रखना है,
why Mendel chose pea plant for the study of genetics। ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। वाई मेंडल चोज पी प्लांट फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। तो उसके पीछे जो वजूहात थी वो आपको बता देता हूं कि क्यों उसने इसको क्यों सिलेक्ट किया। उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया रखा गया था, इसने खुद क्राइटेरिया वो डिज़ाइन किया और उस क्राइटेरिया पे सिर्फ जो पी प्लांट है यही पूरा उतर रहा था। इससे पहले पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी बता देता हूं आपको, दैट इज, आपको पता है, दैट इज पायसम सैटिवम। चूंकि डियर स्टूडेंट ये साइंटिफिक नेम है तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमें साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करना चाहिए व्हेन इट इज हैंड रिटन। जब भी हम हाथ से कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करना लाजमी है। दैट इज द रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड के अंदर। सो पायसम सैटिवम, व्हाई ही चोज द पायसम सैटिवम और पी प्लांट? द reasons are, number one, the organism should have number of different traits। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक्स की स्टडी के लिए वो सिलेक्ट करना चाहता है उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रेट हो या दो ही ट्रेट हो तो उसको इनहेरिटेंस के लिए स्टडी कर ले या जेनेटिक्स के लिए स्टडी कर ले। नहीं, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। उसके अंदर मल्टीपल ट्रेट्स होने चाहिए जिसको वो बारी बारी चेक कर सके और उनको स्टडी कर सके। सो फर्स्ट रीजन दिस। सेकेंड रीजन was the organism should have contrasting traits। यस डियर स्टूडेंट, ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? कंट्रास्ट समझते हैं ना, एक होता है मैचिंग और एक होता है कंट्रास्टिंग। हम कपड़े पहनते हैं, एक मैचिंग होते हैं और कंट्रास्ट में होते हैं। मैचिंग में तो एक जैसे कलर थ्रू आउट द शूटिंग रखा जाता है, शर्ट का भी कलर वही और उसका पैंट का कलर भी वही और कोट का कलर भी वही और टाई का कलर, दिस इज कॉल्ड एज मैचिंग। और कंट्रास्ट में क्या जाता है, दो डिफरेंट कलर्स को इस तरह से आपस में कंबाइन किया जाता है कि वो दिखने में खूबसूरत लगे। तो यहां पर भी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की बात हो रही है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब है दैट इज फॉर अ ट्रेड ऑफ हाइट, लेट्स सपोज के कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, हाइट, देयर शुड बी ओनली टू डिफरेंट फिनोटाइप्स। और फिनोटाइप क्या होता है डियर स्टूडेंट? द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप। जब भी जीनोटाइप एक्सप्रेस होगी यानी कलर, हाइट, वेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। यहां पर उसने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म मैं सिलेक्ट करूंगा जो इसके लिए काबिल होगा कि उसको जेनेटिक्स में स्टडी किया जाए, उसके अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए। कंट्रास्टिंग का मतलब कि एक ट्रेट के अंदर जो भी कोई ट्रेट है, लेट्स सपोज कि हाइट है, तो उसमें सिर्फ दो डिफरेंट फिनोटाइप्स हों। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस और डॉर्फनेस। यानी अगर हाइट की बात करें, या तो लंबे हों एक ही जैसी हाइट के, या फिर बिल्कुल छोटे छोटे हों एक ही हाइट के, उनके इंटरमीडिएट कोई तीसरी फिनोटाइप नहीं होनी चाहिए उनकी। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर उसमें कलर की बात करें तो दो ही कलर हो, जैसे कि ग्रीन और येलो, तीसरा कलर ना हो, तो इसे कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट। और थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट कि इफ इट इज अ प्लांट
अगर वो ऑर्गेनिज्म प्लांट हुआ तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? इट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजेबल as well as cross fertilizable. यस माय डियर स्टूडेंट, अब इसका क्या मतलब है कि अगर वो जो ऑर्गेनिज्म वो सिलेक्ट होने जा रहा है, अगर वो प्लांट है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दो खासियतें होने चाहिए, दो स्पेशलिटीज होनी चाहिए कि उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सके और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सके। अब ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा, आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा। आपको दोबारा से इसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देता हूं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या है। लेट्स सपोज वी हैव प्लांट, हमारे पास एक ये प्लांट है और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं कुछ फ्लावर्स। वी हैव फ्लावर्स और फ्लावर्स कौन से हैं? बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब कि इसी फ्लावर के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है यानी एंड्रोशियम है, और इसी फ्लावर के ऊपर जो है वो गाइनोशियम भी मौजूद है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि इसी फ्लावर के एंथर और एंथर से पॉलन निकले और वो जाकर फॉल करे स्टिग्मा के ऊपर, तो ये हो जाएगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या था कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाना पॉलिनेशन। सेम फ्लावर के, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर अगर ऐसा हो तो ये कहलाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। या फिर ऐसा हो कि इसका पोलन ग्रेन उड़कर और दूसरे के फ्लावर के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी इसके स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच हो जाए, तो तब भी ये कहलाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यानी यहां पर जो प्लांट है वो एक है, सेम प्लांट के ऊपर अगर पॉलिनेशन हो रही है तो इस तरह की पॉलिनेशन को कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और इसी के बरक्स जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि यह प्लांट है और इसी तरह से इसी स्पीशी का हमारे पास दूसरा प्लांट भी है और इसके पास भी फ्लावर्स हैं और यह भी बाइसेक्सुअल है, मतलब कि इसके पास भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर के ऊपर मौजूद है। अगर यहां से पोलन ग्रेन उड़कर हवा के जरिए या किसी भी तरीके से इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं तो अब यह कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। यानी दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर एक प्लांट के पोलन और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा होगा, अगर इस तरह से पॉलिनेशन होगी तो इसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो अगर वो प्लांट है जो कि स्टडी के लिए चूज किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा जेनेटिक्स की, तो उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन की ऑप्शन भी हो और साथ ही साथ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन की ऑप्शन भी मौजूद हो। और चौथा पॉइंट डियर स्टूडेंट जिसकी वजह से उसने सेलेक्ट किया था पायसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट को, दैट द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी कि उसकी जनरेशन जो हैं अगली जनरेशन आने में थोड़ा वक्त लगे, कुछ ज्यादा वक्त ना, ये ना कि सालों 2 साल बाद 3 साल बाद अगली जनरेशन आ रही हो, इस तरह की प्लांट उसको स्टडी के लिए नहीं चाहिए था। तो ये 4 रीजन थी जिसकी वजह से उस मेंडल ने पायसम सैटिवम यानी कि पी प्लांट को चूज किया फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपने याद रखना है कि मेंडल ने 28,000 पी प्लांट्स, 28,000 पी प्लांट्स वर यूज्ड इन द स्टडी। उसने जो उनसे ये लॉज बनाए थे, इसको स्टडी किया था, उसमें 28,000 पी प्लांट्स को उसने स्टडी किया था और उनके जनरेशंस को ग्रो करवाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था अपनी जेनेटिक्स की स्टडी के लिए, और वहां पर मैंने एक टर्म इस्तेमाल की थी क्लासिकल जेनेटिक्स,
और आपने उसको भी जहन में रखना है, उसका कंसेप्ट जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हमें ये बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल्स के साथ इसी मेंडल्स के लॉज की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।